नमस्कार दोस्तों, मैं राज मिश्रा अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। पिछले कुछ दिनों थोड़ी व्यस्तता की वजह से मैं अपना वीडियो नहीं बना सका किसी टॉपिक को लेकर, लेकिन अब मैं फिर से शुरू करने जा रहा हूं, समय मिला है अब। तो पहला टॉपिक जो आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं वो टॉपिक है आपका रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये जो पोर्शन है यहाँ से हम पॉलिटी में डाइवर्ट करेंगे। हिस्ट्री से रिलेटेड है ये और फिर वो इसी से पॉलिटी में जाएंगे, क्योंकि हमारे संविधान के बनाने की जो प्रक्रिया है भारत में वह इसी एक्ट के द्वारा शुरू हुई थी। मतलब इसी एक्ट से हम मान सकते हैं कि जो डेवलपमेंट प्रोसेस है, विकास की प्रक्रिया, तो वो यहाँ से शुरू हुई थी। तो ये कैसे बना, क्या इसका बैकग्राउंड है, वो पहले आप समझ लीजिए। देखिए, भारत में व्यापार करने के लिए एक व्यापारिक कंपनी आई। व्यापारिक कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी आप सभी जानते हैं। और इस कंपनी का एक सेटअप था काम करने का, और ये कंपनी एक निजी कंपनी थी, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी जो भारत में व्यापार करती थी। ये कंपनी 1608 में इसका रिप्रेजेंटेटिव आया था परमिशन मांगने के लिए। जहांगीर के शासनकाल में परमिशन मिली है 1611 में, और इसका व्यापार शुरू हुआ। जिस समय इसने व्यापार शुरू किया उस समय भारत में एक शक्तिशाली शासन व्यवस्था थी, जिसकी वजह से ये कंपनी केवल व्यापार तक फोकस करती रही। लेकिन आगे चलकर धीरे धीरे मुगल डायनेस्टी की स्थिति खराब होती चली गई और कंपनी की पोजीशन स्ट्रांग होती चली गई, और इस कंपनी ने भारत में राजनीतिक हस्तक्षेप करना शुरू किया और यहां पर अपने आप को एक पॉलिटिकल पावर के रूप में एस्टैब्लिश कर लिया। अब कंपनी कैसी थी? ये प्राइवेट कंपनी थी, व्यापार करती थी, कन्वर्ट हो गई। किस रूप में कन्वर्ट हो गई? एक राजनीतिक शक्ति के रूप में कन्वर्ट हो गई। इसके बाद इस कंपनी की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो हम देखेंगे कि 1665 के बाद 1665 टू 1672 ये पीरियड है द्वैत शासन का। सॉरी, 1765 टू 1772 ये पीरियड है द्वैत शासन का। और इस पीरियड में आप देखेंगे कि कंपनी की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो खराब हो गई, जबकि कंपनी ने इसी पीरियड में भारत में बंगाल, बिहार और उड़ीसा से बंगाल, बिहार और उड़ीसा से कर वसूल करना शुरू किया। इसके बावजूद कंपनी की इकोनॉमिक कंडीशन डे टू डे खराब होने लगी। 1772 में कंपनी ने बैंक ऑफ इंग्लैंड से 10 लाख पाउंड का लोन मांगा। कंपनी की इकोनॉमिक कंडीशन को खराब बताते हुए कि उसे रिस्ट्रक्चर करने के लिए हमें 10 लाख पाउंड का लोन चाहिए। दूसरी तरफ कंपनी ने इंग्लैंड में जो इनके शेयर होल्डर्स थे इनको 12.5% का बोनस दिया प्रत्येक शेयर पे। तो दो चीजें हो गई, एक तरफ तो आप कह रहे हो कि आपकी कंडीशन अच्छी नहीं है, आपको लोन चाहिए, और दूसरी तरफ आप शेयर होल्डर्स को बोनस दे रहे हो। और बोनस कब देते हैं? जब शेयर की पोजीशन अच्छी होती है, कंपनी ग्रो करती है, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होती है। लेकिन यहाँ तो उल्टा है। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड को ये लगा कि कुछ गड़बड़ है, और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने क्या किया, कंपनी के इस लोन के प्रपोजल को ब्रिटिश गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दिया। वैसे भी बैंक ऑफ इंग्लैंड 10 लाख पाउंड का लोन, इतना बड़ा अमाउंट बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के एक्सेप्ट नहीं कर सकता था, तो उसने सारा मैटर गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दिया। और ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, एक कमेटी बनाई और इस कमेटी में अपॉइंट किया जॉन बर्गायन को, और उस कमेटी ने इस सारे मैटर को इन्वेस्टिगेट किया। और उसके बाद एक शर्त रखी कि हम कंपनी को लोन देंगे, लेकिन अब कंपनी आप चलाओगे हमारे बनाए हुए रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। अगर आप कंपनी हमारे बनाए रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलाओगे तो हम कंपनी को लोन देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की पोजीशन अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने ये सब स्वीकार कर ली। और 1773 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए पहला एक्ट आया, जिसको हम रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानते हैं। यहाँ पर मैंने आपको ये बताने की कोशिश की
कि एक प्राइवेट कंपनी थी जो व्यापार करने आई, इस प्राइवेट कंपनी के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक्ट कैसे बनाया और क्यों बनाया, जबकि आपको पता है कि प्राइवेट कंपनी अपने रूल्स रेगुलेशन खुद बनाती है। तो इसलिए बनाया क्योंकि इन्होंने बैंक ऑफ इंग्लैंड से 10 लाख पाउंड का लोन लिया था और ये लोन इनको इसी शर्त पर दिया गया कि अब आप कंपनी चलाओगे हमारे बनाए हुए रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। यानी इस पैसे को लेकर कंपनी ने अपनी आजादी ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथों में या ब्रिटिश सरकार के हाथों में गिरवी रख दी। और आगे चलकर आप देखेंगे कि 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाकर कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और शासन जो भारत में एस्टैब्लिश किया था कंपनी ने उसे अपने हाथों में ट्रांसफर कर लिया। लेकिन 1773 और 1858 के बीच में कई सारे एक्ट पास किए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी को चलाने के लिए। तो पहला जो एक्ट है इसको रेगुलेटिंग एक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो उद्देश्य था वो कंपनी मैटर्स को रेगुलेट करना, नाम से ही क्लियर है, रेगुलेटिंग यानी कि रेगुलेट करना, और इसलिए इस पहले एक्ट को हम रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानते हैं। क्या क्या चेंजेस किए गए, वैसे तो काफ़ी बड़ा है ये, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा इसकी आवश्यकता नहीं है, हमें कुछ बेसिक पॉइंट्स की आवश्यकता है इसमें। सबसे पहला तो परिवर्तन किया गया और ये किया गया कि बंगाल के गवर्नर को एक नया डेजिग्नेशन दिया गया और ये डेजिग्नेशन क्या था, गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल ये डेजिग्नेशन क्यों चेंज किया गया? देखिए, कंपनी की 3 प्रेसिडेंसियां थी, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। इन तीनों प्रेसिडेंसीज में गवर्नर होते थे और गवर्नर्स की जो पोजीशन थी वो पैरेलल होती थी। अब चूंकि गवर्नर की पोजीशन पैरेलल होती थी इसलिए सुपीरियरिटी किसकी होगी, ऑर्डर किसका माना जाएगा, तो एक लाइजनिंग का प्रोसेस जो था वो उसमें परेशानी होती थी। एक कोऑपरेशन या कोऑर्डिनेशन नहीं था इन कंपनियों के बीच में, इन मतलब प्रेसिडेंसीज के बीच में। इसी कोऑर्डिनेशन को डेवलप करने के लिए ये प्रोविजन बनाया गया कि जो बंगाल का जो चीफ होगा उसका डेजिग्नेशन होगा गवर्नर जनरल और मद्रास और बॉम्बे वाले का जो होगा वो गवर्नर होगा। और ये जो गवर्नर जनरल होगा ये सुपरवाइज करेगा सारी प्रेसिडेंसीज में, इसकी जो पोजीशन होगी वो सुप्रीम पोजीशन होगी। यानी कुल मिलाकर अगर कहा जाए कि इंडिया में कंपनी का जो बॉस होगा, कंपनी का जो हेड होगा वो होगा गवर्नर जनरल। और पहला गवर्नर जनरल बना इस एक्ट के द्वारा वारेन हेस्टिंग। ये एक पहला पॉइंट है जो कि महत्वपूर्ण है इस एक्ट का। दूसरा पॉइंट ये है कि गवर्नर जनरल की एक काउंसिल बनाई गई और इस काउंसिल को काम दिया गया कि ये काउंसिल गवर्नर जनरल को असिस्ट करेगी भारत में शासन के चलाने के लिए। इस काउंसिल में 4 मेंबर्स का प्रोविजन किया गया, यानी 4 मेंबर्स को इंक्लूड करते हुए एक गवर्नर जनरल काउंसिल बनाई गई। अब गवर्नर जनरल को जो भी डिसीजंस लेने थे वो इस काउंसिल से विचार विमर्श करके लेने थे। कभी कभी इसके नाम भी पूछे जाते हैं, काउंसिल में कौन कौन से मेंबर थे, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बारबेल और दो नाम और हैं इसमें, क्लेवरिंग और मानसन। ये 4 मेंबर्स हैं और इन 4 मेंबर्स को इंक्लूड करती है काउंसिल बनाई। इसके अलावा एक तीसरा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया इस एक्ट के द्वारा कि कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। लेकिन इस सर्वोच्च न्यायालय टर्म से आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर जो सर्वोच्च न्यायालय है ये वर्तमान में हमारे सुप्रीम कोर्ट से संबंधित नहीं है। असल में इस समय तक देखा जाए तो भारत में दीवान की अदालत, निजामत अदालत, इस प्रकार की देसी अदालतें काम किया करती थीं। तो इन लोगों ने अपनी अदालत को एक सुप्रीम कोर्ट का डेजिग्नेशन दिया कि हमारी जो अदालत होगी वो सुप्रीम कोर्ट होगी वहाँ पर। हालांकि 1773 के एक्ट में इसका जुडिक्शन क्लेरिफाई नहीं किया गया। इसको क्लेरिफाई करने के लिए आगे चलकर 1781 में एक अमेंडमेंट लाया गया और उसके द्वारा ये तय किया गया कि इसका जो जुडिक्शन होगा वो कलकत्ता होगा, कलकत्ता के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के रूप में ये काम करेगा।
और ये सर्वोच्च न्यायालय स्थापना जो इसकी हुई है वो 1774 में हुई है। 1773 में ये प्रोविजन बनाया गया। तो ये जो पहला जो टॉपिक जो हम लोग आज डिस्कस किए ये था आपका रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें मैंने आपको कुछ चीज़ें क्लियर करने की कोशिश की हैं। एक तो ये है कि प्राइवेट कंपनी के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने लॉ बनाना कैसे शुरू कर दिया। तो इसका सीधा सा जवाब है क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी को लोन दिया, ब्रिटिश सरकार ने कंपनी को लोन दिया और लोन इसी शर्त पे दिया कि अब आप कंपनी चलाओगे हमारे बनाए हुए नियम कानून के अनुसार। इसके बाद मैंने बताया आपको कि इसके मेजर प्रोविजंस क्या हैं। तो इसमें 3 मेजर प्रोविजंस हैं। एक तो गवर्नर जनरल एक नया डेजिग्नेशन शुरू किया गया और वारन हेस्टिंग को एज ए गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में अपॉइंट किया गया और इसको सुप्रीम अथॉरिटी दे दी गई। मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को सुपरवाइज करने की राइट दे दिया गया। मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी से कहा गया कि आप कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी वार बिना बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल के अप्रूवल के नहीं कर सकते। इसके अलावा एक काउंसिल बनाई गई। इस काउंसिल में 4 मेंबर्स रखे गए। काउंसिल का काम क्या था? गवर्नर जनरल को एडवाइस करना। ये काउंसिल गवर्नर जनरल को एडवाइस करने वाली थी और गवर्नर जनरल की इसी की एडवाइस पर कार्य करने वाले थे। और इसके अलावा तीसरा प्रोविजन जो मैंने आपको बताया वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई, लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट को हम वर्तमान में अपने सुप्रीम कोर्ट से कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये मेरा टॉपिक था आज का। अब लगातार इधर हम लोग पढ़ेंगे, इसी के बाद पॉलिटी में आगे बढ़ते जाएंगे। उधर थोड़ी व्यस्तता थी, मैंने आपको बताया कि इसलिए मैं नहीं आ पा रहा था आपके बीच में, लेकिन अब आज से मैंने शुरुआत की है तो आज समय मिलना शुरू हुआ है। तो आपके बीच में आएंगे डेली और कोई ना कोई टॉपिक होगा जिसको हम डिस्कस करेंगे और उम्मीद है कि आपके लिए लाभदायी होगा और आप इसका फ़ायदा उठाइए और मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।